रोहन, रोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काय नाही, सगळे बहाने। आहो, सब्जी खत्म हो गई, मैं मार्केट जाके आती हूँ। आज के समय में हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही झूठ बनता जा रहा है, मगर किसी ने यह भी सच कहा है कि झूठ के पंख नहीं होते, वो जमीन पर घिसट घिसट कर चलता है। इसीलिए झूठ बोलने वाले का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है, और जब हमारा बर्ताव, हमारे चलने का तरीका बदल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत दिशा में चल पड़े। हमारे आज के केस में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे कि कैसे आपसी रिश्तों में बोले गए झूठ का अंजाम आखिर क्या होता है। वो आई, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सर, मेरा बच्चा कहीं खो गया, आप प्लीज प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। बच्चे को स्कूल आपने ड्रॉप किया था? नहीं, मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया था, मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, वो भी आते होंगे। आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछा? हो सकता है बच्चा उनके घर गया हो। पूछा मैंने, लेकिन रोहन वहाँ नहीं है, और वैसे रोहन हमें बिना बताए कहीं जाता ही नहीं है। सर, स्कूल में सीसीटीवी तो होगा ना गेट पे? सर गेट के पास है, फेसिंग अंदर की तरफ है, बाहर नहीं। गेट पर वॉचमैन है? हाँ सर, एक छोटू वॉचमैन है, वेरी ट्रस्टवर्दी, काफ़ी सालों से है सर। आप हमें मत बताइए किस पे ट्रस्ट करना है। आपके स्कूल से एक बच्चा गायब हुआ है। सॉरी सर। मनोज सर। सबके स्टेटमेंट ले लो। ओके सर, चलो। मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं, आप जरा आइए। सर वैसे तो मैं किसी बच्चे को गेट पे खड़े रहने देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने रोहन को नहीं देखा। रोहन इसी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ। आखिरी बार कब देखा था आपने रोहन को? 2-2:30 बजे। अच्छा, तो ये वॉचमैन से बात हुई है, उसने कहा उसने नहीं देखा रोहन को? नहीं, वो था इसी स्कूल में। ठीक ठीक है। सर, इसका नाम भरत है, इसने ही सुबह रोहन को देखा था। सर, मैंने उसे स्कूल के गेट के उधर देखा था, मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन वो भाग गया। सर, इधर काफी दिनों से वो बहुत चुप चुप रहने लगा था, पता नहीं क्या हो गया था उसे। आपके स्कूल में कोई स्टाफ या कोई टीचर कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता था जिससे रोहन को स्कूल आने से डर लगे? नहीं सर, आज तक हमारे स्कूल में ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। दिव्या, क्या हुआ, कुछ पता चला? मिल जाएगा सब। तेरे बच्चे को कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। बच्चे को सुबह आपने स्कूल में ड्रॉप किया था? हाँ सर, सुबह स्कूल के गेट पे छोड़ा था मैंने उसे। तो आपने उससे पूछा नहीं कि क्या बात है? इसने उसको डांटा था तो मुझे लगा नाराज होगा, इसलिए नहीं पूछा मैंने। अच्छा, हमें बच्चे की फोटो चाहिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ हेलो, अरे वो तेरे मामा है ना, क्या नाम उनका, राज पाटिल। हाँ, वो एसएपी है ना? अच्छा सुन ना, मेरे को यार वो तेरी एक हेल्प चाहिए थी। अरे मेरा बच्चा यार खो गया, पुलिस वाले बात को सीरियस नहीं ले रहे। थोड़ा सोच सिफारिश लग जाती यार तो मेरा काम हो जाता। पिछले 4 घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार, प्लीज ना यार, देखना। हेलो हेलो, पुलिस पूछताछ कर रही थी, कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है। वो सुनीता जी की फ्लैट में गया है, 1201 में। रोहन का सर मी खरं सांगते, मैं घर पे नहीं थी जब ये आया। मैं तो अभी अभी घर पे आई हूँ। सर मुझे लगा ये स्कूल खत्म होने के बाद आया होगा। मुझे नहीं पता ये घर वालों को बिना बताए आया है। आप रोहन के पेरेंट्स को जानती हैं? हाँ सर, ट्यूशन में मिले। रोहन के परिवार को बता दो कि रोहन मिल गया और पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलो। ओके सर। चलो बेटा। चॉकलेट्स पसंद है तुम्हें? हाँ। वो जो समोसा लेने गए ना अंकल, उनसे मंगवाता हूँ। मंगवाऊँ? तो फिर बताओ। ऐसे ही आज स्कूल जाने का मन नहीं था तो बंटी का घर स्कूल के पास ही है तो वहां चला गया। स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था बेटा? मला सांग, शाळेत तुला कोणी त्रास देता का? डरो मत बेटा। अगर तुम्हें कोई स्कूल में परेशान करता है तो मुझे बताओ। बेटा आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सर एक मिनट। बगा जरा। सर बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन स्विच ऑफ है। तुमने उन्हें इन्फॉर्म तो कर दिया था ना कि बच्चा मिल गया? इन्फॉर्म तो कर दिया था, उन्होंने कहा तुरंत पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब तो आ जाना चाहिए। बड़े लापरवाह माँ बाप है। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। सर लगता कोई है नहीं घर पर। बेटा रोहन, तुझ्याकडे आजी आजोबाचा नंबर है? मैंने टाइम नहीं देखा था साहब। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो यहाँ से निकले थे। बहुत जल्दी में थे साहब। मैंने जाते जाते पूछा तो बोले कि रोहन मिल गया है। ठीक है। बेटा किसके साथ गए थे? अपने फ्रेंड के घर तुम कैसे पहुंचे? बोलो। रोहन, रोहन। आजोबा। अरे आजी। अबे रोहन। मुझे लगा इसका किसी ने किडनैप कर दिया। कार ट्रक ने इससे टक्कर होकर इसके हाथ पैर तो ठीक है ना? तू ठीक है ना? लेकिन मैं तो बंटी के घर गेम्स खेल रहा था। हाँ हाँ, हाथ पैर सब ठीक है, लेकिन तूने तो हमें डरा दिया था ना बेटा। 1 मिनट जरा आइए बात करने। आपको कोई खबर नहीं कि इसके माँ बाप का है? नहीं साहब, उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने ट्राई किया था। हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि रोहन मिल गया है और पड़ोसियों के मुताबिक हमारा फोन कॉल जाने के बाद ही वो लोग घर से निकले। कहाँ गए होंगे? मला काळजी वाटते साहब। जय ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि रोहन मिल गया है। हेलो पापा, रोहन मिल गया। शुक्र है भगवान का। आप कहाँ हो? मैं सोसाइटी के मंदिर में है बेटा। आप वहीं रुको, मैं आपको पिक करता हूँ वहाँ से। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। हम वेट करते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए। उनका फोन भी बंद था। सोचा शायद टेंशन में भूल गए होंगे। इतने में पुलिस स्टेशन से फोन आ गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। ठीक है, आप लोग जाइए। कुछ भी पता चलेगा तो आपको खबर करेंगे। उनका पता लगाइए साहब, पता लगाइए। देखिए पूरी कोशिश करेंगे। साहब, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैंने उसे कितनी बार कहा, कार धीरे चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है। हे भगवान, मेरे बेटे को और बहू को सुखरूप रखना बस। चलो अब पुलिस को उनका काम करने दो। चलो। हाँ चलो। चल। मनोज सर। रोहन के माँ बाप जयदेव और दिव्या की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस की हिस्ट्री निकालो। ओके सर। सर जयदेव और दिव्या पवार के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड मिल गए हैं। दोनों के मोबाइल लोकेशन सेम थी। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने से पहले जब उन्होंने हमारा कॉल रिसीव किया था तब वो यहीं थे, मतलब अपने घर पे ही थे शायद। उसके बाद जयदेव के फोन से तुरंत एक कॉल अपने पेरेंट्स को जाता है, मतलब बच्चे के दादा दादी को। फिर वो नंबर ट्रेवल करता रहता है और फाइनली उसकी लोकेशन दादा दादी के बिल्डिंग के पास वाले मंदिर की दिखाती है। वहां पहुंच के ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है और तब से लेकर अब तक फोन स्विच ऑफ है।
लेकिन दादा दादी ने तो हमसे बोला कि जयदेव और दिव्या वहां पहुंचे ही नहीं। सर तब तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ये लोग घर के आसपास तक गए थे लेकिन अंदर नहीं घुसे, या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। मनोज, अगर दादा दादी झूठ बोल रहे हैं तो क्यों? तू स्कूल से क्यों भाग गया? सारे परेशान हो गए ना। तेरे आई बाबा आएंगे ना तो तुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। हाँ। मुझे नहीं जाना उनके पास, अब मैं यही रहने वाला हूँ। अरे पण तो स्कूल से गया क्यों? मुझे लगा स्कूल खत्म होते ही मैं घर चला जाऊंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। शुक्रिया। जयदेव और दिव्या के मोबाइल लोकेशन से हमें पता चला है कि वो लोग घर से निकलकर यहाँ आए थे, लेकिन आपने हमें बताया कि आपको लेने वो यहाँ नहीं आए। नहीं साहब, मैंने सच बताया था, इसीलिए तो भागते भागते हम लोग पुलिस स्टेशन आए। तो फिर किधर गए होंगे? उनका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाला रहता है आसपास कहीं? उसका छोटा भाई सुमित और उसकी बीबी काजल हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ नहीं रहते, मलाड में रहते हैं। और दूसरा उसके पहचान वाला यहाँ कोई है ही नहीं। अच्छा, उनकी कोई फोटो तो होगी आपके पास? यहाँ है। दीजिए जरा। अरे उनकी गाड़ी का नंबर भी दीजिएगा। ठीक। जरा जय का फोटो क्यों लेना? पवार साहब कल इधर आए थे? जी साहब, दरअसल उनका पोता गायब हो गया था, इसलिए वो लोग यहाँ पूजा करने आए और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, उनका पोता मिल भी गया और उनके बेटे का फोन आया था, वो उन्हें लेने भी आने वाला था, लेकिन काफी देर तक इंतजार किए वो लोग, वो आया नहीं, फिर वो लोग चले गए। सर मैंने वॉचमैन से भी पूछताछ की, लेकिन उससे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। मनोज, इनके फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता करो कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। जयदेव की गाड़ी का नंबर मिला? यस सर। गाड़ी को इमीडिएटली ट्रेस करो। ओके सर। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी एक गलती ने सब खत्म कर दी। जी साहब, गाड़ी किसने लगाई इधर? हाँ? पता नहीं साहब, ये गाड़ी कौन लगा के गया इधर? अरे गाड़ी कोई भी खड़ा करके जाता है, तुमको कोई ध्यान नहीं है क्या? साहब अब बिल्डिंग के बाहर का कोई क्या कर सकता है साहब? कितना हादसा हो रहा है मालूम है? ये कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुमको मालूम नहीं है कुछ? क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तुम? सर देखो, ये 2 दिन से खड़ा है ये गाड़ी। किसने पार्क की है गाड़ी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। कमाल करते हो, तुम्हारी सोसाइटी के गेट के सामने कोई गाड़ी पार्क करके जाता है, तुम्हें पता नहीं? सर ये तो जयदेव पवार की गाड़ी है। आयुष्यो कंफर्म है सर, वही नंबर है। गाड़ी को टू करवा लो। सर जहाँ से जयदेव पवार की गाड़ी मिली है उसे 2 बिल्डिंग छोड़ के उसका भाई सुमित रहता है। लेकिन सुधाकर पवार के हिसाब से उनके दोनों बेटों सुमित और जयदेव में बनती नहीं है, तो फिर जयदेव के वहां जाने का रीजन क्या हो सकता है? ओ साहब, आओ सुनो तो, क्या हुआ है कुछ बताएंगे? तुम्हारा भाई का कौन? जयदेव? मला नाही माहित. क्या हुआ सुमित? ये पुलिस? भाऊनी काहीतरी केलं. मैं तो पहले से ही बोलता था कि वो सारे आखिरी बार कब मिले थे अपने भाई से? यही कोई तकरीबन 2-3 महीने पहले मिला हूँगा उससे। आपके भैया और भाभी दोनों लापता है और उनकी गाड़ी यहाँ से 2 बिल्डिंग छोड़ के मिली है। तो साहब हम लोग क्या करें? उसकी गाड़ी है, वो कहीं पर भी रखे। मेरे पास अपनी पुरानी 2 व्हीलर है जो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी है। वो आपके पास नहीं आए? उसे जरूरत ही क्या, और अगर आता भी ना तो धक्के मार के निकाल देता उसे मैं। एक तो जाके बाहर वाली लड़की से शादी उसने की और सजा हम लोग को मिल रही। वो कैसे? पैसे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए बाबा मुझे पैसे देने वाले थे, लेकिन जयदेव घर छोड़कर चला गया। बाबा को लगा कल उठकर अगर मैं भी घर छोड़कर चला गया तो उनका क्या होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। और एक दिन जब मैं अपना हिस्सा मांगने लगा प्रॉपर्टी में तो उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया। चल निकल जाओ, बाबा कुछ नहीं मिलेगा तुझे। बड़ा आया हिस्सा मांगने के लिए, बड़े बेटे ने नाक कटवा दी अनाथ लड़की से शादी करके, और तू आया हिस्सा मांगने? कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल जा, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा वाला मेरा हिस्सा पाहिजे। नहीं मिलेगा, निकल जा, निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। आओ जाओ दे ना साहब, मेरे को तो उसके बारे में बात ही नहीं करी।
अगर आपका भाई यहाँ है या उसके बारे में कोई भी खबर मिले, सबसे पहले आप हमें बताइए। मनोज बड़ा ही अजीब भाई, इतनी बड़ी बात हो गई और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया था। ना जात पात का पता, ना माँ बाप का। ऐसे अनाथ लड़की को तो इस घर के बहू बनाना चाहता है। शक करता ही है। आओ आओ, कशाला उड़ता है ऐसे शाम को चिल्लाने से अपशकुन होता है। एक मिनट थामने दो। बाबा, दिव्या बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रहेंगे साथ। अरे प्यार प्यार सब बेकार की बातें हैं। तुझे उस लड़की से प्यार करना है ना, तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा। मैं दिव्या को नहीं छोड़ सकता बाबा। आहो, घर से भी और विल से भी। मतलब आपने सब कुछ सुमित के नाम कर दिया? उसके नाम पर कैसे करता सर? क्यों? वो तो एक नंबर का निकम्मा लड़का है। उसकी बीबी भी वैसे ही, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। किसी भी नौकरी पे टिकता नहीं है, हर जगह से निकाल दिया जाता है। अगो भाई, कैसे गिर गए तू? उठ उठ उठ। रोहन, कैसे लगा? कितनी बार बोला ही तुझे, देख कर खेलक। हाँ, मला वाटलंच काहीतरी होणार म्हणून। चल। उस लड़की दिव्या ने बहुत कोशिश की संबंध बनाए रखने की, पर जब रोहन का जन्म हुआ तब इसने भी कहना शुरू कर दिया, अब भूल जाओ बीती बातों को, जो हुआ सो हुआ। सो मैंने भी माफ कर दिया। यानी सुमित की जयदेव से दुश्मनी थी? उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ सबसे नाराज होता है। आपको फिक्र नहीं होती अपने बहू बेटे की? फिक्र है ना साहब, मैं जानता हूँ वो वापस आएंगे। अपने बेटे के बिना वो नहीं रह सकते। तब तक हम भी अपने पोते के साथ दिन बिता लेंगे। अजीब बात है मनोज, माँ बाप बेटे बहू को मानते नहीं थे, लेकिन पोते को चाहते, और भाई भाभी उनसे चलते थे। और दादाजी का इस तरह से जयदेव को घर और विल से निकाल देना और वापस अपना लेना, और अब बैठ के बेटे और बहू के वापस आने का इंतजार करना। जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों से सुमित भी ज्यादा खुश नहीं होगा, तो कुछ तो मिसिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जयदेव और दिव्या का आपस में रिश्ता कैसा है। सब दोनों गए तो गए कहाँ होंगे? न रोड एक्सीडेंट, न ट्रेन एक्सीडेंट, न हमारे पास किसी भी अनहोनी की कोई खबर। जिस तरह से वो गाड़ी पार्क करके भागा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है सर। जय, जय हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? मला विचारतेस तू? स्वतःला विचार। चाहते तो तुम भी थे ना जय? मला पाहिजे होतं। हाँ, मला पाहिजे होतं। जय, जय मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज ये सब ठीक कर दो। मुझे रोहन के पास जाना है। मुझे रोहन की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके पास जाना है। एक माँ दिव्या अपने बेटे के पास जाने के लिए तड़प रही थी, पर वो जा नहीं सकती थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या किया था जयदेव और दिव्या ने कि वो अपने बेटे रोहन के पास नहीं जा सकते थे? पुलिस जयदेव और दिव्या की तलाश किसी जुर्म के सिलसिले में नहीं कर रही थी। पुलिस रोहन के माँ बाप को ढूंढ रही थी और उनसे पूछना चाहती थी कि अपने बच्चे के पास होने की बजाय वो अचानक कहां लापता हो गए। पुलिस के लिए जयदेव और दिव्या के आपसी रिश्ते के बारे में जानना बेहद जरूरी था। हाँ, जयदेव शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग होकर बहुत उदास रहता था, बट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था वो। इतनी केयर अपनी वाइफ की तो शायद ही आजकल को देखने मिलती है सर। जयदेव अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वाह यार, तो भाभी की बहुत ख्याल रखता है। अरे तू आगे आगे देखना, वे सब भाई उसके लिए। खाना भी बढ़िया बनाता है यार, क्या बात है। दीदी है मेरी, प्यार करता हूँ, कभी कभी सरप्राइज तो कर ही सकता हूँ। दिव्या अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ये सबको पता है। बहुत अच्छा कपल था। नहीं सर, वो तो बहुत आइडियल कपल थे, हमेशा इतना खुश रहा करते थे। मैंने देखा है उनको कई बार, ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच। जो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है वो पत्नी भक्ति हो सकता है ना सर, इसीलिए हम सबको छोड़कर चला गया है वो। सर वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे,
लेकिन एक दिन दिव्या, क्या जरूरत है दूसरे बच्चे का? हम अपनी लाइफ में खुश है ना। पर जय, आप रोहन के बारे में मत सोचो। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन सर। अच्छा ठीक है, मैं तुमको शाम को लेने आता हूँ। ठीक है। मैम, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अरे कुछ नहीं यार, चलो। थैंक यू। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ यही रहूंगा। अरे पण तू असं कसं बोलतोयस? तुझ्या आई बाबा के पास जाना ही होगा। मुझे नहीं जाना उनके पास। तुझी आई तुला त्रास देते? आई तो ठीक है, मगर बाबा वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे अभी आप बैठे हो। बहुत बोलता है, जब देखो ये ऐसे गेम खेलते रहता है। ऐसे गेम खेलने से भविष्य नहीं बनता। जा शाळेत जा, थोडं शिक जा। झाला ना नाराज? अरे बिल्कुल माँ पे गया है, बदतमीज कहीं का। तेरे को 100% यकीन है कि वो यही थे? अरे साहब 100% नहीं, 200% यकीन है, यही थे। अब साहब वैसे तो हर दिन कितने पैसेंजर आते हैं मेरे पास, सबका चेहरा याद रहता नहीं है, पर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। ऑटो साइड में लगा के आराम करने गया और ये लोग आए थे मेरे पास। अरे साहब बोला ना नहीं जाने का मेरे को। चलना मेरे भाई, बहुत जरूरी है यार। अरे आपको मना किया नहीं जाना है। अबे तेरे को समझ में आ रहा है? लंबा भाड़ा बोल रहा हूँ मैं। अरे लंबा या कुछ है, नहीं जाना है मुझे। आप अरे अरे मैडम समझाओ, क्या को दिमाग की हटा रहे हो साहब? और उसी बीच में मेरा दोस्त राधे आया ऑटो लेके, वो उनके साथ चला गया। राधे का फोन नंबर है? अरे साहब लो ना, 98210 लिखो साहब। दहीसर रिस्क से उठाया था। दहीसर रिस्क में कहाँ? चेक नाका के पास से साहब। तुमसे बात हुई थी? वैसे तो हम लोग तब तक नहीं बोलते जब तक पैसेंजर बात नहीं करता, लेकिन उस दिन ट्रैफिक बहुत था तो वो जल्दी करने को बोल रहे थे। अरे ये भाई, थोड़ा एक्सीलेटर पे जोर दे, जल्दी चल। ट्रैफिक बहुत है साहब, ऐसे में क्या जल्दी करूं मैं? छे, तुम्हें वो जगह याद है जहाँ उनको छोड़ा था? जी साहब। चलो। इसको दिखा है क्या? हाँ साहब, ये तो हमारे ही होटल में है, 303 में। केतन, हाँ साहब को 303 में ले जाओ। जब से आया है रूम के अंदर ही है, और सिगरेट पीने के लिए नीचे जाया करते थे और रूम के अंदर ही खाना मंगवा देते थे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं साहब, कल रात को ही खाना दिया था, आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। दरवाजा खुलो। ठीक है, चाबी लेके आता हूँ। मनोज सर, इन सबके स्टेटमेंट्स लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। रोहन की गुमशुदगी से शुरू हुआ यह केस जयदेव और दिव्या के लापता होने से होते हुए अब दिव्या के संगीन मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। जयदेव और दिव्या जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, जिनके प्यार की लोग मिसालें दिया करते थे, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने बेटे के पास वापस आने की बजाय वो खुद एक होटल में छिप कर रह रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिव्या की मौत के बाद जयदेव कहां गायब हो गया था। पुलिस के लिए केस अब और पेचीदा हो गया था। आखिर कहां था जयदेव? क्या उसकी जान भी खतरे में थी? जयदेव को ढूंढ निकालना अब पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया था। देखिए, आपकी बहू की मौत का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मौत के तुरंत बाद से आपका बेटा जयदेव पवार मिसिंग है। तुम्हाला काय म्हणायचं? मेरे लड़के ने उस औरत को मार दिया? मारा काहीच म्हणायचं नहीं, लेकिन शक की सारी सुइयां आपके बेटे की तरफ जाती हैं। मेरा लड़का किसी को मार नहीं सकता। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। किसी ने मार दिया उसे और सारा शक मेरे लड़के को पड़ा रहा है। जीते जी तो उसने हमें अलग कर दिया, अब मरने के बाद भी हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। आपको कुछ कहना? अब इसे क्या पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। आप कुछ देर शांत रहिए, बोलिए। नाही साहेब, मला काही माहिती नाही है, मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ। बड़ी साहब, सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही है, मुझे लगा कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा, आणि झालं। अब से रोहन घर पे साहब इसकी बातें आप आपसे कहा ना कुछ देर शांत रहिए।
आप रोहन के बारे में बता रही थी। हाँ सर, जब से रोहन घर आया है तब से मम्मी पापा के घर नहीं जाऊंगा ऐसे रट लगा के बैठा है। उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बता रहा है। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब मला क्या वाटलं की अब वो मम्मी पापा के डर की वजह से घर नहीं जा रहा है। वो क्या है ना कि जय इनकी तरह गुस्से वाला है। हाँ, गुस्सा करता है लेकिन उसके भले के लिए। उसके माँ ने शायद उसके मारा पीटा होगा। चलिए आपको घर छोड़ देते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। बोल रे, कशाला बोलवलं मला इथे? अरे सुमित, आलस तू? सुमित, मुझे तेरी मदद चाहिए। देख, मेरे पास दूसरा कोई जगह नहीं है जाने को। मला थोड़े पैसे पाहिजे। मी कशाला करू तुझी मदद? हाँ? तुम्हारी वजह से आज ये मेरी हालत है। ना तो मेरे पास कोई ढंग का काम धंधा है, ना ही अपना घर है और ना ही पैसे। तो जो तेरे पास नहीं उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। और भूल गया तू, जब भी तेरे को मदद की जरूरत थी तो मैंने हर बार तेरी मदद की। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। ये बक भाऊ, मेरे से बहस मत कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हे सुमित, बात सुन। तेरे को मदद नहीं करनी थी तो फिर आया क्यों इधर? पहले मना करना चाहिए था ना तेरे को। तेरी हालत देखने आया था। तेरे को ऐसे हालत में देख के मैं कितना खुश हूं ना, मैं नहीं बता सकता तेरे को। तेरी बहनी? कौन वही नहीं रे? तूने दूसरे जात वाली लड़की से शादी नहीं की होती ना तो बाबा ने तेरे को घर से नहीं निकाला होता। तेरा सारा गुस्सा बाबा ने मुझ पर निकाला और मेरे को भी घर से बाहर निकाल दिया। तेरी बहनी का किसी ने मर्डर कर दिया। अरे पहले ही मर गई होती ना तो अच्छा होता। ए भाऊ, तेरे आवाज से ना मैंने डरने वाला हूँ। हालत बघ स्वतःची, पैसे पाहिजे था। सुमित, मेरी बात सुन। सुमित, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे हट रे। भाई मेरी मदद कर रहा भाई। सुमित, मेरी मदद कर दे यार भाई। सुमित, बेटा, आपके पापा मम्मी आपको मारते थे क्या? बहुत डांटते थे क्या? अच्छा ये बताओ, वो दोनों आपस में लड़ते थे क्या? बच्चे को किसी ने डराया धमकाया है क्या? नहीं सर, जब से वो यहाँ आया है तब से किसी ने नहीं डराया है। एक मिनट सर। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ है ना। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सर जयदेव भाव से मिला था। क्यों? उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने मिलने बुलाया था। पैसों की जरूरत किस लिए? वो तो नहीं पता सर। जिस जगह पे तू उससे मिला था वो दिखा हमें। चल। कहाँ पर? या इथेच भेटला होता तो साहब। उसके बाद वो कहाँ गया, क्या किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो। हो सर। प्लीज मैं जाऊँ था। ठीक है जा, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। मनोज, इस पे भी नजर रखो। ओके सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। जयदेव की कोई खबर मिली? सर रेलवे फाटक के मार्केट के आसपास हमारी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मनोज, जयदेव का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो खुद किसी खतरे में। पहले रोहन का गायब होना, फिर जयदेव और दिव्या का गायब, और अब दिव्या की लाश मिली। इन सारी चीजों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रोहन का इस तरह से चुप्पी रखना भी अजीब लगता है। सब दिव्या पवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से
दिव्या की मौत गला घोटने से हुई। मौत 21 अप्रैल को दोपहर 1 से 2 के बीच हुई थी। और एक और खास बात, दिव्या प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? लेकिन दिव्या के ब्यूटी पार्लर से हमें पता चला था कि जयदेव नहीं चाहता दिव्या दोबारा प्रेग्नेंट हो। हेलो, अभी आता हूं। बोल बड़ा, तूने जो मुझे बताया ना, ये इनको बता। अरे वो क्या बताएगा, छोटा बच्चा है, उसकी बातों का क्या भरोसा। डर से शायद झूठ कुछ भी बोल देगा वो। आप जरा चुप रहिए। बेटा एक बात बताओ, मम्मी पापा किस बात पे लड़ते थे? मैं उनका बेटा नहीं हूँ इस बात पे। ऐसा आपके पापा ने आपसे कहा? पहले पापा कहते थे, फिर दोनों लड़ते थे, इसलिए मम्मी भी प्यार नहीं करती थी। मुझे पहले से पता था उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ऐसी जाति वाले। पवार साहब, बेटा पापा और क्या कहते थे? हमेशा डांटते रहते थे, तू मेरा खून नहीं है इसलिए तेरे कम मार्क्स आते हैं, और दिन भर खेलते रहता है। ठीक है, तुम खेलने जाओ। आप लोग जानते हैं कि दिव्या प्रेग्नेंट थी? क्या? नहीं, आपको किसने बताया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मौत के समय दिव्या प्रेग्नेंट थी। उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह? सर, दिव्या का दोबारा प्रेग्नेंट होना और जयदेव का रोहन को एक्सेप्ट ना करना, ये दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि दिव्या का किसी के साथ कोई अफेयर था और शादी के बाद उसकी जिंदगी में वो दोबारा आने की कोशिश की। मनोज, लेकिन ये बात तो अब भी समझ में नहीं आ रही कि अगर बच्चा मिल गया था तो उसके बाद वो दोनों क्यों भागे? दिव्या और जयदेव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स है ना? यस सर। हर नंबर पे फोन करो और पता करो दिव्या के नाम पे कोई और सिम रजिस्टर्ड है क्या। अगर दिव्या का किसी से कोई अफेयर था तो इस बात का पता हमें चलना चाहिए। जयदेव के बारे में कोई खबर मिली? सर, चारों तरफ अलर्ट कर दिया है, मिल जाएगा खबर बहुत जल्द। क्या वाकई में रोहन जयदेव का खून नहीं था? कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और अगर रोहन की बात सच थी तो क्या दिव्या का किसी के साथ अफेयर था? इस सच को जानने के लिए पुलिस ने जयदेव और दिव्या से रिलेटेड सभी लोगों से संपर्क किया और उन दोनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक किया, और इन कॉल रिकॉर्ड्स में मिले एक अननोन नंबर ने इस केस का रुख पूरे तरीके से बदल दिया। सर, दिव्या का दूसरा सिम तो नहीं था, लेकिन उसे घर के लैंडलाइन के डिटेल्स मिले। लैंडलाइन के डिटेल्स से हमें एक नंबर मिला है जिसपे कई बार बात हुई थी जिस दिन दिव्या और जयदेव गायब हुए थे। किसका नंबर है? सर, कोई शिवम नायर नाम का शख्स है। उसे हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन फिलहाल बंद आ रहा है। हमने पता किया तो पता चला कि उस दिन से उसका फोन गायब है जिस दिन से पवार कपिल गायब है। आणि या शिवम नायरच्या मोबाईलचा लास्ट लोकेशन काय होतं? सर, पवार यांची सोसायटी। कितने दिन से बंद है ये घर? साहब 8-9 दिन से साहब आए ही नहीं। ये आया नहीं क्या 8-9 दिन से? नहीं। मतलब 15 या 16 अप्रैल। 16 अप्रैल? तो 16 अप्रैल को ही तो जयदेव और दिव्या लापता हुए थे। मनोज, सर्च वारंट निकल। ओके सर। सारा घर छान मारो। सर। शिवम की मौत ने अब इस केस को एक दोहरे हत्याकांड में बदल दिया था। आखिर कौन था ये शिवम नायर? इसका जयदेव और दिव्या के साथ क्या रिश्ता था? क्या शिवम का दिव्या के साथ कोई अफेयर था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस को शिवम की जिंदगी को बारीकी से टटोलना बहुत जरूरी था, और जयदेव के पुलिस को अब तक ना मिल पाने की वजह से ये केस उनके लिए एक चुनौती बन गया था। सर, शिवम नायर की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। मौत 16 अप्रैल को हुई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन दिव्या और जयदेव पवार गायब हुए थे। सर, ऐसा लगता है कि खास को छिपाने की कोशिश नहीं की गई थी, सिवाय बॉडी को फ्रिज में डंप करने की। बॉडी को फ्रिज में रखने की वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, इसलिए बदबू भी नहीं फैली। और सर, ऐसा लगता है कि किसी हेवी चीज से सर पे वार किया गया होगा और पहले ही वार पे मौत हो गई। इस शिवम नायर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, शिवम नायर कुछ करता नहीं था, बेसिकली ही वाज अनएम्प्लॉयड।
लेकिन फिर भी उसका कोई गलत या खराब रिकॉर्ड नहीं था। कोई चोरी, मारामारी या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कुछ करता नहीं था तो रोजी रोटी कैसे चलती? सर वो एक स्पर्म डोनर था। स्पर्म डोनर? जी सर। हाँ, ये शिवम नायर ही है। एक्चुअली ये हमारे यहाँ स्पर्म डोनर है। और इन्हें जानते हैं आप? अरे ये तो मिस्टर एंड मिसेस पवार है। एक्चुअली इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फैसला किया था, तो हमने मिसेस पवार को शिवम का ही स्पर्म डोनेट किया। आपके यहाँ डोनर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखते? नहीं सर, हम लोग रखते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ था, इन दोनों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें उनका नाम और पता बता दो। तो मैंने शिवम को भी पूछ लिया, तो उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो फिर मैंने उनसे मिला दिया। और कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सकती है? हाल ही में मिसेस पवार अकेली आई थी और उन्हें वापस सेकंड चाइल्ड चाहिए था, तो उन्होंने डिमांड की थी कि मुझे शिवम का ही स्पर्म चाहिए, और हमने उनको दे दिया। जयदेव और दिव्या के बीच में कैसे संबंध? बहुत ही अच्छे थे सर, काफी हैप्पी कपल था, बहुत प्यार करते थे अपने वाइफ से। मनोज, जब तक एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि जयदेव और दिव्या के बीच में बनती नहीं थी। सब यही कह रहे हैं कि वो एक अच्छा कपल था, सिवाय उनके बेटे रोहन के। हो सकता है शिवम नायर ने रोहन पे हक जताना शुरू कर दिया हो और पवार दंपति को ब्लैकमेल किया हो, और इसी के चलते दोनों पति पत्नी ने मिलकर शिवम को मार दिया और खुद भी गायब हो सकता है। और जब जयदेव को दिव्या की दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आके दिव्या को भी मार दिया। मनोज, इस जयदेव का मिलना बहुत जरूरी है। जहाँ उसने गाड़ी पार्क की थी, जहाँ वो सुमित से मिला था, सारे एरिया में सर्च इंटेंसिफाई कर दो और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी छाप दो। ओके सर। आप किसी शिवम नायर को जानते हैं? शिवम? कौन शिवम नायर? जय के इतने सारे फ्रेंड थे, हम सबको नाम से थोड़ी जानते थे। ये अंकल भी तुमको प्यार करते थे? ये कौन से अंकल है? इनको कभी आपने अपने घर में नहीं देखा? मैंने इन्हें अपने घर में कभी नहीं देखा। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। अरे पापा, कितनी बार बोलूं, नहीं देखा ना। अंकल मैं खेलने जाऊं? अभी हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, कुछ दिनों के लिए हमें कहीं छिपना होगा। मगर रोहन? अरे तू रोहन की टेंशन मत ले, उसको आई बाबा संभाल लेंगे। इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली थी तुम्हें, जिसने ऐसे वक्त पे भी तुम्हारा साथ दिया, उसे क्यों मार दिया? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस दिन वो दिव्या जल्दी चलो, पुलिस को हमारी गाड़ी मिल गई, पुलिस कभी यहाँ तक पहुँच सकती है। मगर रोहन? अरे रोहन को मार गोली, उसको आई बाबा संभालेंगे, तू चल मेरे साथ। नहीं, मैं रोहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू रोहन के चक्कर में फंसाएगी हमें, चल मेरे साथ। मैं रोहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मैं उसका बाप नहीं हूँ। नाजायज है। रोहन नाजायज नहीं है। एक और बार अगर तूने रोहन का नाम लिया ना तो तेरे को जान से मार दूंगा। मैं पुलिस को जाके ये सब सच बताऊंगी। बहुत होशियार समझता था ना तू अपने आप को, लेकिन एक बात तू भूल गया, जो उनकी फितरत ही ऐसी होती, करने वाले को भी नहीं बख्शता। अक्सर हम प्यार में अपने आप से कुछ उम्मीदें कर बैठते हैं और ना चाहते हुए भी हम उन सभी उम्मीदों को पूरा करने में लग जाते हैं, भले ही हम उससे खुश ना हो। और कई बार हमारा यही रवैया हमें अपराध करने पर मजबूर कर देता है। जयदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अपनी खुशी को भूलकर वो दिव्या के लिए रोहन को अपनी जिंदगी में ले तो आया, पर उसे कभी अपना नहीं पाया, और इसी घुटन ने जन्म दिया अपराध बोध को। झूठ की जिंदगी कभी लंबी नहीं होती, और खासकर उस झूठ की जो अपने आप से बोला गया। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं, छोटी हो या बड़ी, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। लेकिन कभी कभी
इन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम ऐसा अजीब सा हल ढूंढ निकाल लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो किसी और की समस्या का कारण बन सकता है या फिर हम खुद उसका शिकार बन सकते हैं। ए सुनना, चल चलते हैं। क्या हुआ? तू बार बार दरवाजे वो मेरे पीछे कर रहा है। कोई नहीं है, देख। कोई नहीं बेटा, चल, कुछ नहीं होगा, चल। जाना। पता नहीं यार, लोग इतनी गाड़ियां खरीद कैसे लेते हैं। जब देखो तब रोड पर जाम ही जाम। काजल कहाँ है? आई नहीं कोचिंग से? हाँ? अरे तुम दोनों ऐसे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? काजल अभी तक कोचिंग से नहीं आई है। पापा, हमने काजल को सब जगह ढूंढा पर पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फोन ही कर देती। हमने सोचा कि आप गाड़ी चला रहे होंगे रास्ते। अरे बाहर लेके गाड़ी। कब से लापता है आपकी बेटी और घर से किसके साथ निकली थी? काजल 4 बजे शाम को अकेले कोचिंग गई थी, वापस नहीं आई तो हमने कोचिंग में फोन किया तो पता चला कि वो कोचिंग पहुंची ही नहीं। जब ये घर से निकली इसने पहना क्या हुआ था? पिंक कलर का टॉप, जीन्स और ग्रे कलर का जैकेट पहनी थी। वो अकेली कहाँ जाएगी सर? मुझे तो बहुत घबराहट। तुम उसे अकेले जाने क्यों दिया? तुम में से कोई उसके साथ नहीं जा सकता था क्या? पापा, वो रोज अकेली तो जाती है और हमें क्या पता था कि इस बार ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे तो प्रॉब्लम बता के आती है क्या? राकेश जी, 1 मिनट, काजल का मोबाइल नंबर दीजिए। जी, काजल के पास फोन नहीं है। आप लोग रहते कहाँ हैं? हमारा घर शताब्दी रोड के पास है। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। पता नहीं किस हालत में होगी सर, प्लीज। राकेश की 16 साल की बेटी काजल कई घंटों से लापता थी। आखिर कहां थी काजल और किस हाल में थी? कानपुर पुलिस फौरन इन सारी पहेलियों को सुलझाने में जुट गई और सबसे पहले उन्होंने रुख किया काजल के कोचिंग सेंटर का। सर, काजल हमें बिना बताए कहीं नहीं जाती। काजल के बिस्तर के नीचे से ये नोट मिला है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे मत मारना। सर, काजल डरावनी नॉवेल्स पढ़ा करती थी, रात रात भर जगकर भूतिया फिल्में देखा करती थी। वही सब उसके दिमाग में घुस गया है, वहम है और कुछ नहीं। सर हमें तो कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों लिखा, वो किससे डरी हुई थी। सर, काजल के कोचिंग सेंटर से पता चला है कि पिछले 2 दिनों से काजल वहां पर एब्सेंट है। 2 दिन से? यस सर। और यह भी पता चला है कि काजल की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए वो वहां रेगुलर नहीं थी। काजल की तबीयत खराब थी, इसमें कौन सी अजीब बात है? बीमार कौन नहीं पड़ता है? सर हमारी बेटी न जाने किस हालत में होगी, आप प्लीज प्लीज उसे जल्दी ढूंढ दीजिए।
काजल के बिस्तर के नीचे से मिला ये नोट हमारे लिए इशारा है शर्मा। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। एक काम करो, काजल की स्कूल फ्रेंड से बात करो। हमें काजल की लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना पड़ेगा, तभी जाके ये क्लियर होगा कि ये नोट महज वहम में लिखा गया है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। सर। यस सर, पिछले कई दिनों से काजल अजीब सा बिहेव कर रही थी। जैसे क्लासरूम में खोई खोई रहती थी, अपना टिफिन फेंक देती थी, बैग भूल जाती थी। सर पता नहीं क्यों काजल को कभी भी घर जाने की जल्दी नहीं होती थी। छुट्टी के बाद वो वॉशरूम में छुप जाती थी। काजल, टॉयलेट की तरफ किधर जा रही है? घर नहीं जाना क्या? काजल सुन तो, काजल। सर ऐसा लगता है काजल घर जाने से बहुत डरती थी। कुछ तो गड़बड़ है उसके घर में, नहीं तो उसकी फैमिली को छोड़कर पूरी दुनिया को उसका बिहेवियर चेंज क्यों लगता? काजल हमारी बेटी है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं उसे। अगर हमने ये सब कुछ किया होता तो आपके पास क्यों आते कंप्लेंट लिखवाने के लिए? आप लोगों को काजल का बर्ताव कभी अलग नहीं लगा? सर सब नाटक है काजल का। पापा की लाडली है ना, उन्होंने बिगाड़ा उसे। सर 1 नंबर की झूठी और मक्कार है काजल, हमेशा ऐसी ही कुछ हरकतें करके मुझे फंसाती थी। आप लोग हमारी बेटी को ढूंढने आए हैं या हम पर शक करने? स्कूल में भी तो कोई हो सकता है जिससे वो डरती हो, और फिर बिना सबूत के आप हम पर शक कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब तक हमें काजल का पता नहीं चलता तब तक हर कोई हमारे शक के दायरे में। बेहतर होगा कि आप हमें कोऑपरेट करते रहें। 2 मार्च जिस दिन काजल गायब हुई थी, आप दोपहर से शाम तक कहाँ थे? जी हम किसी काम से हापुड़ गए थे और शाम को वहीं से वापस आए थे। सर मैं उस दिन एक कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। जिस दिन काजल गायब हुई थी उस दिन सारा दिन हम घर में ही थे। सर क्या हम इनकी बातों में भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं शर्मा, इन घर वालों की कहानी बाहर वालों से बिल्कुल अलग है। इतनी आसानी से इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते। एक काम करो, इन सब के 2 मार्च की कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, क्रॉस वेरीफाई करो कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं। सर वो हम अपने घर जा रहे थे, अचानक से पता नहीं वो लड़की कहाँ से हमारी गाड़ी के सामने आ गई। जब वो लड़की तुम्हारी गाड़ी के काजल राकेश जी, काजल कैसे? मेरे काजल अंदर है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब काजल कैसे है? पेशेंट के घाव काफी गहरे हैं, उसके साथ रेप भी हुआ है और हमें उसके बॉडी पे कहीं कहीं पे बर्न मार्क्स भी मिले हैं। ऐसा लगता है उसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। उसकी हालत काफी नाजुक है, फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया हमारी बेटी को? सर यहीं पे वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आई थी। यहाँ? जी सर। लड़की आई किस तरफ से थी? सर इस तरफ से। इधर तो जंगल है। शर्मा अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, आखिर ऐसी हालत में लड़की आई कहाँ से थी। सर ये देखिए, वहां घर जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ। शर्मा ये लड़की कौन हो सकती है? बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं है, प्राइवेट पार्ट पे फूल रखे हुए हैं, मामला क्या है? इस केस में काजल की गुमशुदगी के बाद उसके साथ हुई बलात्कार की वारदात ने सबको चौंका दिया था और तभी एक औरत की लाश मिलने से इस केस में सनसनी फैल गई। आखिर कौन थी औरत और इसकी हत्या क्यों हुई थी? और दूसरी तरफ काजल अपने घर से इतनी दूर एक सुनसान जगह पर कैसे पहुंची? क्या काजल का अपहरण जानबूझकर किसी ने किया था? और काजल का अपहरण करने वाला शख्स कौन था? ऐसे कई सवाल थे जो इस केस को और भी पेचीदा बना रहे थे। मुझे कपड़े का टुकड़ा काजल का लग रहा है, क्योंकि काजल की माँ ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से काजल ने इसी कलर का टॉप पहना हुआ था। पिंक कलर का टॉप, जीन्स और ग्रे कलर का जैकेट पहनी थी। हो सकता है इस पे लगा खून भी काजल का ही हो। शर्मा मुझे मामला बहुत अजीब लग रहा है। अंदर वो डेड बॉडी और इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ तंत्र मंत्र किया है। सर हमने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन मर्डर वेपन कहीं नहीं मिला। ये जगह इतनी अंदर है, मुझे लगता है हमें यहाँ कोई विटनेस भी नहीं मिलेगा। एक काम करो शर्मा, इस लड़की की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज हुई हो। सर 1 मिनट सर। हेलो, ठीक है सर।
काजल की फैमिली के कॉल डिटेल्स आ गए हैं। पूरी फैमिली ने हमसे झूठ बोला है। 2 मार्च जिस दिन काजल गायब हुई थी, तुम्हारे फोन की लोकेशन कल्याणपुर की थी, तो हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम हापुड़ में थे? जिस दिन काजल गायब हुई थी आप दोपहर से शाम तक कहाँ थे? जी हम किसी काम से हापुड़ गए थे। दरअसल सर हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर वालों को इस बात का पता चले। किस बात का? राकेश, माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है सर। काजल के पापा हमेशा हमारी ज़रूरतों को फिजूल खर्ची समझते। उस दिन भी हम शॉपिंग करने गए थे, इसलिए झूठ बोल दी। जिस दिन काजल गायब हुई थी उस दिन सारा दिन हम घर में ही थे। सिर्फ इसी वजह से झूठ बोला या इसके पीछे कोई और राज है? और कोई राज नहीं है सर, सिर्फ एक यही राज है कि हमारी एक गर्लफ्रेंड है और उस दिन हम उसी के साथ बाहर डेट पे गए थे। वो एक्चुअली घर वालों के सामने ये सब बात करने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उस दिन आपके सामने हमने झूठ बोला। सर मैं उस दिन एक कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। ये एक ही झूठ है कि और कहीं झूठ तुमने छुपा के रखे हैं? नहीं सर, वो हमें सट्टा लगाने की आदत है और कभी कभी पी भी लेते हैं, बस इसलिए झूठ बोला सर। इसे पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? हमें नहीं पता ये कौन लड़की है, हम पहली बार देख रहे हैं। नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। सर मुझे तो इनमें से एक की बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब काजल गायब हुई थी इनमें से एक ने भी सच नहीं बोला था कि उस समय ये कहाँ थे, और अब इस लड़की को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं जिसकी लाश हमें उस जगह से मिली जहां पर काजल को गायब करके रखा गया था। और सर मैंने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में क्रॉस चेक किया, इस लड़की की मिसिंग कंप्लेन हमें कहीं भी नहीं मिली। एक काम करो शर्मा, नेशनल मिसिंग पर्सन डेटाबेस में भी इस लड़की के बारे में सर्च करो, शायद कुछ पता चले। और इन घर वालों ने अब जिन जगहों के नाम लिए हैं वहां एक बार क्रॉस चेक करो। काजल की क्या रिपोर्ट है? सर अभी तक उससे होश नहीं आया है। इस केस में आगे बढ़ने के लिए काजल का होश में आना बहुत जरूरी है। अरे हमें कहा लिया है साहब, हमने क्या किया है साहब? सट्टा खिलाता है ना तू? खिलाता तुम साहब, लेकिन बंद कर दूंगा कसम से। बंद तो तुझे करना ही पड़ेगा साहब। ये बता, 2 मार्च को ये आदमी तेरे यहाँ सट्टा खेलने आया था? ये तो राकेश है साहब, और मेरे यहाँ अक्सर आता है साहब। और 2 तारीख को तो ये 20-30 हजार रुपए हारा भी था। गैम्बलिंग एक्ट में बुक करो इसे। नहीं साहब, हम बंद कर देंगे साहब, बंद कर देंगे साहब हम। यस सर, मैं और हर्ष रिलेशनशिप में हैं। उस दिन हम दोनों साथ में मूवी देखने भी गए थे और हमारे साथ 2-3 दोस्त और भी थे। सर जिस लड़की की लाश हमें मिली थी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसका गला काटा गया है, हो सकता है किसी ब्लेड से। बाकी पूरी बॉडी पर कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं और ना ही इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। मर्डर 3 तारीख को सुबह 8 से 12 के बीच हुआ था। काजल की उस कार से टक्कर भी तो लगभग इसी वक्त हुई थी। हाँ सर। लेकिन काजल का इस लड़की से क्या कनेक्शन हो सकता है? और चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस लड़की की डेड बॉडी हमें मिली, इसके बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ काजल के साथ रेप किया गया। शर्मा, तुम्हें क्या लगता है इस सब में काजल की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है? सर मैंने रेखा और हर्ष के बारे में अच्छी तरीके से क्रॉस चेक किया, वो दोनों तो सच बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश भी सच बोल रहा है। 1 मिनट सर। हेलो। ओके, थैंक यू सर। हॉस्पिटल से कॉल था, काजल को होश आ चुका है। चलो। सब ठीक हो जाएगा, हम है ना? काजल बेटा आप घबराओ मत, हम हैं यहाँ, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ये बताओ कि जिस दिन आप कोचिंग के लिए निकली थी उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ? मुझे घर जाना है पापा, घर चलेंगे, मार डालेगा। ये आपकी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, उसके बारे में बताओ। काजल बेटा आप हमें सिर्फ इतना बताओ। आई थिंक हमें पेशेंट को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे ये बहुत ज़्यादा डर गई है और उस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड, शी इज़ वेरी स्मॉल फॉर ऑल दिस थिंग। सर काजल तो कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा काजल और उस लड़की के साथ क्या हुआ था जिसकी लाश हमें मिली थी, जबकि काजल ही इकलौती चश्मदीद गवाह है। सवाल ये है शर्मा कि काजल सचमुच सब कुछ भूल गई है सदमे में, या फिर हमसे सब कुछ छुपा रही है? पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है पापा, मुझे मार डालेगा। सर
नेशनल मिसिंग पर्सनल डेटा रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। इस लड़की का नाम रानी शास्त्री है, उम्र 28 साल। करीब एक हफ्ते पहले दिल्ली में इसकी मां ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। दिल्ली में? यस सर। लेकिन हमें इसकी लाश मिली कानपुर में, वो भी उस जगह जहां काजल को किडनैप करके रखा गया था। शर्मा, अब हमें पता ये लगाना है कि दिल्ली की रानी शास्त्री का कानपुर की काजल से क्या कनेक्शन है। पुलिस को जिस लड़की की लाश मिली थी अब उन्हें उसके बारे में पता चल चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिल्ली से लापता हुई रानी आखिरकार कानपुर कैसे पहुंची और उसकी हत्या किसने और क्यों की। दूसरी तरफ काजल अब भी डर के साए से बाहर नहीं निकल पाई थी और यह डर उसके अंदर लापता होने के पहले से देखा गया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि काजल इतनी ज्यादा डरी हुई थी और उसकी जान को किससे खतरा था। रानी की हत्या और काजल की गुमशुदगी और बलात्कार के मामले को सुलझाने में पुलिस जी जान से जुटी हुई थी, लेकिन इस केस में ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी था और उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली का रुख किया। रानी? रानी कहाँ है साहब? रानी नहीं आई? हाँ? जी आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? आपकी बेटी रानी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? रानी कितने दिनों से लापता थी? सर वो 28 फरवरी को सुबह घर से निकली थी और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। और जब वो शाम तक भी वापस नहीं आई तो मुझे लगा मुझे आंटी को फ़ोन करके बताना चाहिए। साहब हम अमदाव में रहते हैं। जैसे ही माला ने मुझे फ़ोन किया हम तुरंत वहाँ से चले आए और आते ही पुलिस में कंप्लेन की। साहब मेरी इकलौती बच्ची थी रानी, बड़ी ही मेहनती थी, नौकरी की तलाश में थी मगर अच्छी नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी। साहब माँ मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चिंता ना करो? कैसे चिंता ना करो? हाँ, जो हमने कर्ज लिया है उसका सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें तो डर है कि कहीं तेरे पिताजी की आखिरी निशानी वो भी हाथ से ना निकल जाए। रानी मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुन रही है तू? सुन, तू कैसे भी करके कोई भी नौकरी कर ले। हाँ नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या क्या नहीं किया साहब उसने, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, झाड़ फूक सब कुछ किया उसने, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ साहब, कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरी बच्ची को कोई क्यों मार दिया? मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मार दिया मेरी बच्ची को? सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये रानी दिल्ली से कानपुर क्यों गई और उस जगह कैसे पहुंची जहां से हमें उसकी लाश मिली। क्या काजल ने उसे मारा होगा? लेकिन शर्मा काजल रानी को क्यों मारेगी? वो तो खुद इस बात से डरी हुई कि कोई उसे ना मार दे। हमें रानी के बारे में और डिटेल में पता करना पड़ेगा। सर रानी की कुछ डिटेल्स मिली हैं। 1 मार्च को रानी ने कानपुर के लिए टिकट बुक की थी और उसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कानपुर के किसी पंकज बिश्नोई से फोन पे बातें करती थी। पंकज बिश्नोई? तो क्या रानी दिल्ली से कानपुर पंकज बिश्नोई से मिलने आई थी? आजा। चल बेटा चला। हाँ पापा है ना? साहब उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो कानपुर क्यों गई थी। माला तुम और काजल दोनों साथ में रहते थे, काजल ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। नहीं सर, ट्रस्ट मी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसने कानपुर की टिकट बुक करवाई थी और पता नहीं वो वहाँ क्यों गई थी।
मेरा बच्चा सारा खाना खाएगा। ले खा खा खा, थोड़ा सा खाना बच्चा। क्या हुआ? कोई नहीं बच्चा, चल 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 चल, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम है ना, चल। सर, ये पंकज पेशे से नाई है और यहाँ पास में ही उसकी दुकान है। नाई? काजल और रानी का एक नाई से क्या कनेक्शन हो सकता है? आओ देखते हैं। सुनिए, ये दुकान कब से बंद है? सर, ये पंकज की दुकान 2-3 दिनों से बंद है और किसी को मालूम भी नहीं कि ये कहाँ गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पंकज ने किया और अब यहाँ से फरार हो गया? शर्मा, इसका सिम कार्ड और मोबाइल का IMEI ट्रेस करो। हो सकता है फ़ोन बदलने की कोशिश करें। इसके पुराने कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। पता करो कि जिस दिन रानी की मौत हुई ये पंकज कहाँ था। सर, ये पंकज का कॉल रिकॉर्ड, उसकी फ़ोन लोकेशन के हिसाब से 3 तारीख को वो उसी एरिया में था जहाँ पे रानी की मौत हुई और उसका फ़ोन उसी एरिया में सुबह से लेकर दोपहर तक एक्टिव था, फिर उसके बाद बंद हो गया। अब ये साफ है शर्मा, इस मर्डर में पंकज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और सर, इस पंकज के कॉल रिकॉर्ड में एक और बात सामने आई है। ये पंकज रानी के अलावा काजल की मां के भी टच में था। रेखा के? हाँ सर, और जिस दिन रानी का मर्डर हुआ उससे ठीक 1 दिन पहले यानी 2 मार्च को भी इन दोनों की आपस में बात हुई थी। अब ये रेखा ही बताएगी कि इसकी पंकज से क्या बात हुई थी। अंदर से किसी की आवाज आ रही है। चेक करो। किसने किया है सब? तुम्हारी बीवी रेखा कहाँ है? सर, वो लोग हमें यहाँ बांधकर काजल को जबरदस्ती कहीं ले गए हैं। वो लोग कौन? हमारी बीवी और बेटा। पर क्यों? वो काजल को कहाँ ले गए, क्यों ले गए, हमें कुछ नहीं पता। शर्मा, रेखा का फोन ट्राई करो। सर, कितना टाइम हुआ उन्हें यहाँ से गए हुए? आधा घंटा। सर, रेखा का फोन बंद है। सर, मुझे तो शक हो रहा है रानी की मौत के पीछे रेखा और पंकज का ही हाथ है। आप पता नहीं काजल के साथ क्या करने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इनमें से किसी को देखा है आपने? हाँ साहब, देखा है। इनको तो रोशन लेके गया है यहाँ से। किस तरफ गए? बस यही आगे। अगर आपको चाहिए, मेरे पास उसका फोन नंबर है, मैं देता हूँ। दे। ठीक है सर, मेरी रोशन से बात हुई। उसने उन्हें सीतापुर कानपुर हाईवे पर एक खंडर के पास छोड़ा है। चक्कर क्या नाटक कर रहे हो? ये सब बंद करो, खोलो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे थे तुम लोग वहां? अपनी बेटी की शादी एक बकरे से करवा रहे थे? सर, हम जो कर रहे थे ना, अपनी बेटी के भले के लिए कर रहे थे। काजल पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब बर्ताव कर रही थी। क्या हुआ? तू बार बार दरवाजे वो मेरे पीछे कर रहा है, वो मुझे मार डालेगा। मम्मी, वो कुछ नहीं, इधर कोई तो नहीं है, कोई नहीं है, देख। कोई नहीं बेटा। लेकिन ये सब शुरू कब से हुआ? अचानक से एक दिन शुरू हो गया सर, और धीरे धीरे हालत और भी खराब होती चली गई। हम समझ गए थे सर कि काजल के साथ क्या हो रहा है। क्या? आप नहीं मानेंगे, पर उसके ऊपर भूत का साया था। कितना बार उसको समझाया कि रात को खुला बाल खोल के मत घुमा करो, पर हमारी बात ही नहीं सुनती थी। दिमाग खराब हो गया आपका। इस जमाने में भी आप इस तरह की बातों में विश्वास करती हैं? पंकज को कैसे जानती हैं आप? सर, पंकज के बारे में
हर्ष ने बताया था। नहीं सर, बता दो सर, पंकज पेशे से तो नहीं था, पर हमने सुना था कि वो तंत्र मंत्र भी करता है। पंकज भाई, मेरा प्रमोशन रुका पड़ा है, चलाओ ना कोई चक्कर। अरे तुम तो दुनिया भर के जंतर मंतर भी जानते हो। एक काम करो, आज रात में तुम घर पे आ जाओ, कल तुम्हारे हाथ में सुबह सुबह प्रमोशन लेटर होगा। अच्छा। वो पंकज दुनिया को दिखाने के लिए नाई का काम करता है सर, लेकिन असली काम उसका झाड़ फूक का है। नजर उतारने से लेकर भूत उतारने तक का सब काम करता है। हमने काजल का भूत उतारने के लिए पंकज से बात किया था। मतलब आपकी बेटी काजल की ये हालत पंकज और आपकी वजह से हुई है। आगे क्या हुआ? पंकज ने कहा कि काजल को लेकर हम उसके घर पे आ जाएं। बहुत पावरफुल आत्मा है इसके अंदर, इसको 2 दिन के लिए छोड़ के जाओ, हम सब सही कर देंगे। जी बाबा। काजल के भूत उतारने के बदले में हमने पंकज को बहुत सारे पैसे और जेवर दिए। कैसी माँ है आप? अपनी जवान बेटी को एक अनजान ढोंगी के पास छोड़ाई। तो और क्या करते सर? दुनिया को पता चलता कि हमारी जवान बेटी के ऊपर भूत का साया है तो कौन शादी करता? और हम नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई बात हो। और जब दुनिया वालों को यह पता चलता कि आपकी बेटी एक ढोंगी के साथ 2 दिन रह के आई है, तब उसकी शादी हो जाती। उसकी शादी बकरे के साथ क्यों करवा रहे थे? इसलिए कि काजल का भूत बकरे में चला जाए। वाह, एक बार पंकज के हाथों हलाल होने से आपका मन नहीं भरा तो दोबारा बेवकूफ बनने किसी और आदमी के पास चले गए आप। इस सब से रानी का क्या कनेक्शन है? उसकी हत्या क्यों करवाई? सर, हम रानी को नहीं जानते। पहली बार तो हम थाना में उसका फोटो देखे, हमें कुछ नहीं पता सर। गीता, नहीं बाबा, कोई बात नहीं बेटा, आप यहीं बैठो। राकेश जी, 1 मिनट। आ रहे यहीं। देखिए, मैं जानता हूं कि इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काजल की हालत मेंटल डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। नहीं सर, हमारी बेटी पागल नहीं है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बेटी पागल है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर एक सीरियस इशू है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें काजल को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, जिसके लिए हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन सर, काजल की ऐसी हालत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए राकेश जी, आई एम श्योर कि इससे काजल की हालत सुधरेगी और हमें भी इस केस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्लीज़। देखिए, काजल इज फेसिंग एन ऑनसेट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया, फियर, डिस्ट्रेस, पैरोनिया, ये सब इसके सिम्टम्स है। काजल भी इसी बीमारी का शिकार है। अक्सर इस बीमारी में पेशेंट अपने आसपास किसी को देखते हैं और डर जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मल लोग इस बीमारी को समझ नहीं पाते और लोगों को लगता है कि पेशेंट ने भूत को देख लिया। अच्छा, उस दिन काजल के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ बताया? काजल ने किसी और लड़की के बारे में बताया आपको जो उसके साथ उस कमरे में मौजूद थी? सेशन के बीच में उसने किसी लड़की का जिक्र तो किया था, पर उस लड़की के बारे में बताया नहीं। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो जोर जोर से रोने लगी। हमारी गलती जो हमने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, वरना आज उसकी ये हालत नहीं होती। डोंट वरी, ये बीमारी ठीक हो सकती है, बस प्रॉपर काउंसलिंग और ध्यान देने की जरूरत है। काजल का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन रानी को किसने मरवाया ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर, मुझे लगता है रानी का खून उस तांत्रिक पंकज ने किया होगा, पर अभी वो कौन से बिल में छुपा बैठा है पता नहीं। इस पंकज का पास प्रेजेंट सब खंगालो, जिस बिल में भी छुप के बैठा है हमें उसे खोद के निकालना है। सर, एक जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। 2 साल पहले पंकज की मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद गांव की सारी संपत्ति पंकज के नाम हो गई थी। सर, हो सकता है ये पंकज अपने गांव में छुपा बैठा हो। कहाँ है इसका गांव? खरसोली। पंकज बिश्नोई। जी साहब। चलिए पंडित जी, अब आपका भूत उतारने की बारी है।
मर जाएंगे साहब, हम सब बता रहे हैं साहब, सब बुलवा तो लेंगे। तेरी ये खातिरदारी तो लोगों को उल्लू बनाकर उनकी जिंदगी खराब करने के लिए है। एक 16 साल की लड़की के साथ रेप किया तूने, उसे इतना मारा, उसे जलाने की कोशिश की। बोल क्यों किया है सब, बोल। वो साहब, हमको ये करने में बहुत मजा आता था साहब। तंत्र मंत्र के बहाने तो हम उनसे मजे लेते थे साहब, और उनसे पैसे भी लेते थे साहब। अरे साहब, रानी को क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा साहब, वो खुद चल के आई थी हमारे पास नौकरी के लिए तंत्र मंत्र कराने साहब। लेकिन साहब वो बहुत सही समय पे आई थी। काजल के अंदर का भूत निकाल के किसी दूसरी लड़की के अंदर डालने के ढोंग करने के लिए मैंने काजल को अपने पास रखा था। उसी समय रानी आई साहब। रानी को फंसाने के लिए हमारे दिमाग में एक प्लान आया। झूठ मत बोल, रानी को तू नहीं मारा है, ये बता क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा है साहब। जब हमने कबूल किया कि काजल का बलात्कार हमने किया तो हम रानी को मारने के बाद भी कबूल कर लेते साहब। हमने नहीं मारा रानी को साहब। रानी को तेरे बारे में किसने बताया था? वो बोल रही थी कि उसके किसी दोस्त ने हमारा नंबर उसको दिया है साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने नहीं मारा। पंकज के हिसाब से रानी को पंकज का नंबर उसके किसी दोस्त ने दिया था। एक काम करो शर्मा, रानी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसके फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि उसके फ्रेंड्स में से 3 मार्च को मर्डर वाली लोकेशन के एरिया में कौन मौजूद था। सर सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। रानी के कॉल रिकॉर्ड के थ्रू हमें उस शख्स का पता चल चुका है जो रानी के काफी टच में था। कौन है वो? देखो, हमें ये तो पता चल चुका है कि रानी की हत्या तुम्ही ने की थी। तुम्हारे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। जिस दिन रानी की हत्या हुई थी तुम्हारा फोन उसी एरिया में एक्टिव था जहां से हमें रानी की लाश मिली थी। अब ये बताओ तुमने रानी की हत्या कैसे और क्यों की? बोलो। सर, उस दिन मैं रानी पे नजर रख रही थी। लेकिन रानी को मारा क्यों? वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना? सर, क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी। हम 1.5 साल से दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे। हम दोनों साथ में ही दिल्ली आए थे, दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में ही सारे सपने देखे थे। पर यहाँ मैट्रिक पास लोगों को कौन नौकरी देता है? हम दोनों बहुत परेशान थे सर। और उस दिन, उसके बाद हमने एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू भी दिया। पर सर वहां रानी का सिलेक्शन हो गया और मैं वेटिंग लिस्ट में इंतजार करती रह गई। मुझे बहुत बुरा लगा और फिर मैंने सोचा कि अगर रानी नहीं रहेगी तो ये जॉब मुझे मिल जाएगी। कौन था? कुछ नहीं, वो लेटर आया था, हमने इंटरव्यू दिया था ना वहाँ से। एक्चुअली मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा है और शायद जल्दी सिलेक्शन हो जाए। मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? नहीं, शायद उन्होंने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। कोई बात नहीं। सर, रानी की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। मुझ पे भी मेरे घर वालों की जिम्मेदारियां थी। मुझे भी कुछ करके दिखाना था। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि अगर इस बार मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरी शादी करवा देंगे, फिर चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। और इसीलिए मैंने रानी को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उसके मरने से ये जॉब मुझे ही मिलती। एक कहावत सुनी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी में गिरते हैं। जिस जॉब के लिए तुम एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट में आई थी, अब तुम उसके काबिल भी नहीं हो, क्योंकि अब तुम एक मुजरिम हो। माला का लालच रानी की मौत की वजह बना। अगर माला चाहती तो जुर्म की सोच से अपना ध्यान हटाकर उसे एक सकारात्मक दिशा में लगा सकती थी। अपने मन पर काबू रखकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए उस लक्ष्य को पाना, यह कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो बस एक पॉजिटिव सोच की और दृढ़ संकल्प की। काजल की मां की अंधश्रद्धा ने काजल को इस उम्र में वो सब कुछ देखने पर मजबूर कर दिया जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। माला को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और उस ढोंगी बाबा को धारा 375 और 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।